हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। एक बार फिर से जो है आप सभी का स्वागत है महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर। आज जो है हम एक बार फिर से जो है एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जब अपनी सेवाएं देते हैं तो उस दौरान जो है आपको ये जो है सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है, वैसे तो हम जो है लोगों की सेवा करने के लिए बने हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे और कोई हेल्थ केयर वर्कर हो। सब जो है वो पेशेंटों की सेवा करके और पेशेंटों की डिजीज कंडीशन को रिकवर करने के लिए बने हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे देश में जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है अधिकार है स्वतंत्रता का, बोलने का, जीने का अच्छे ढंग से, वैसे ही जो है हमारे संविधान ने भी जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को भी जो है अपने अधिकार दिए हैं। और साथ ही साथ सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज को ही जो है अधिकार नहीं दिए हैं, बल्कि पेशेंट को भी अपने अधिकार दिए हैं। तो उससे संबंधित ही जो है चीज़ें मेडिको लीगल एस्पेक्ट के अंतर्गत आती है, जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने इसमें पिक्चर लगाया है उसमें एक डॉक्टर की इमेज है, और साथ ही साथ जो है आपको जो सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के जज के टेबल पर जो रखा हुआ होता है वो इमेज भी इसमें दिखाई दे रहा होगा। मतलब सीधा सीधा मैं आज जो है बच्चों एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके अधिकारों का हनन होने से बचाता है। तब चाहे आप जो है एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, एज ए और कोई हेल्थ केयर वर्कर जब अपनी सेवाएं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट या और कोई हॉस्पिटल्स में दे रहे हों तब। और ऐसा नहीं है कि कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए ही जो है ये जानना इम्पोर्टेंट है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है पेशेंट के क्या क्या अधिकार है उसके बारे में भी जो है हमें बताता है। तो आइए आज अपन डिस्कस करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट। दो या तीन शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है। मेडिको मीन्स देयर इज़ द मेडिको मतलब रिलेटेड टू द मेडिकल डिपार्टमेंट, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे डॉक्टर हुए, नर्सेज हुए। लीगल का मतलब है यहाँ से जो कानूनी रूप से सही हो। एस्पेक्ट मतलब जो हम एक प्रकार से जो है उम्मीदें करते हैं कि भाई चिकित्सा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले जो सारे एम्प्लॉय हैं वो कानूनी रूप से जो है अपनी सेवाओं को सही अंजाम देंगे। तो वो जो है वो फिर कोई भी देखो कानून तोड़ेगा, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो ऊंचे पदों पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। संविधान ने जो है सभी को अपने अपने अधिकार दिए हैं। तो यहाँ पर पेशेंट के भी कुछ अधिकार होते हैं। आप डॉक्टर बन गए तो आप पेशेंट के ऊपर जो है मतलब तानाशाही नहीं कर सकते। और आप जो है डॉक्टर हैं, तो किसी डॉक्टर को जो है आज जो है एज ए पेशेंट भी जो है उसको भी जो है अपने काम से करने से रोक नहीं सकते। मतलब वही वाली बात है कि कुल मिलाकर के चाहे पेशेंट हो चाहे डॉक्टर हो, दोनों के ही अधिकारों का हनन नहीं हो। और वो जो है अपनी सेवाओं को सही तरीके से अगर अंजाम देगा, कानून को फॉलो करते हुए अंजाम देगा, तो ना तो वो खुद समस्या में फंसेगा और ना ही उसकी वजह से कोई औरों को समस्या होगी। तो आइए आज अपन जो है मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में जानते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट का मीनिंग होता है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट रेफर टू द लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड राइट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल व्हाइल प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। जब आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब आप किसी पेशेंट को केयर प्रदान कर रहे हैं, जब आप किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, तो उस दौरान मेडिको लीगल एस्पेक्ट जो है उसके दौरान जो है उसके तहत जो है आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनती है, और यहाँ जो है आपके कुछ अधिकार बनते हैं। तो उन अधिकारों का आप हनन भी नहीं होने दें और अपने अधिकार से ज़्यादा पाने का या ज़्यादा जो है कुछ करने का सोचे भी नहीं आप। सबके अपने अपने अधिकार है, पेशेंट के भी अधिकार होते हैं, वैसे ही जो है डॉक्टर के भी अधिकार होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के भी अधिकार होते हैं। लेकिन उनके अधिकार जो है वो कानून तोड़ने की अनुमति नहीं देते। मतलब उनके अधिकार जो है यही कहते हैं कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपनी ड्यूटी को समझें, आप अपने अधिकारों को समझें, और उसके तहत जो है आप क्या करें, आप जो है उसके तहत अपनी सेवाएं जो है प्रदान करें।
और ये जो है मतलब एक प्रकार से एक एप्लीकेशन है जो मेडिकल नॉलेज को और लीगल मैटर को जो है कनेक्ट करता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, एक प्रकार जो है दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके चलता है। आप ये मान करके चलें, आपके चिकित्सा क्षेत्र का जो ज्ञान है या मेडिकल नॉलेज है वो तो एक तरफ, लेकिन साथ ही साथ जो है मेडिकल नॉलेज होने के साथ साथ आपको जो है लीगल मैटर्स जो कानूनी रूप से जो आपको अनुमति करने की दी गई है या क्या कर सकते हैं आप और क्या नहीं कर सकते, वो जो है मैटर भी आपको मालूम होना चाहिए, वो नॉलेज भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, आपने नर्स की पढ़ाई कर ली या आपने कोई लैब टेक्नीशियन वगैरह की पढ़ाई कर ली, लेकिन आप जो है अपने अधिकारों को नहीं जानते या आप जो है पेशेंट के अधिकारों को नहीं जानते, तो वाजिब सी बात है वहाँ पर फिर आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। क्योंकि आप जब अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे या पेशेंट के अधिकारों को नहीं जानेंगे तो कहीं न कहीं दोनों के अधिकारों का हनन होगा, कहीं न कहीं किसी धरातल पर दोनों टकराएँगे और वहाँ पर जो है एक को भी जो है अगर नुकसान हुआ तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। आप जो है फिर वो एक बड़ी समस्या में फँस सकते हैं या आप पर जो है कानूनी रूप से जो है कार्रवाई हो सकती है। और भी सिंपल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें तो आप ये मान कर के चलें कि दवाइयों के ज्ञान को कानून के साथ में मिलकर के किसी पेशेंट को बचाने के लिए, अपने प्रोफेशंस की जो है मर्यादा को बनाए रखने के लिए और किसी पूरे समाज को जो है सेवाएं प्रदान करने के लिए जब आप एक सही तरीके से काम करें तो वो जो है मेडिको लीगल एस्पेक्ट के तहत आता है। मतलब दवाइयों का ज्ञान या मेडिकल डिपार्टमेंट का आपको ज्ञान है, लेकिन अगर आप पेशेंट को जो है किस तरीके से बचाना है या आपका प्रोफेशन जो है वो किन मर्यादाओं के तहत चलता है, कौन से उसके प्रिंसिपल हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर काम करता है, तो फिर आप अपने प्रोफेशनल की डिग्निटी को भी गिराएंगे, ठीक है ना। और जब आप अपने प्रोफेशनल की डिग्निटी को गिराएंगे तो कहीं न कहीं आप जो है फिर सोसाइटी में, समाज में जो है एक अच्छे जो है वो अपनी छवि नहीं रख पाएंगे। इसलिए वैसे देखा जाए तो मेडिकल डिपार्टमेंट के सारे पर्सन जो है वो सोशल प्राणी हैं। हम जो है कहीं अंतरिक्ष में जा कर के तो अपनी सेवाएं देंगे नहीं, हम जो है समाज में ही रहेंगे, सोसाइटी में ही रहेंगे और लोगों के बीच ही रहेंगे, क्योंकि हमें लोगों की सेवा करनी है। और जब लोगों की सेवा करनी है, लोगों का इलाज करना है, तो वाजिब सी बात है लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, हमें सभी के साथ में एक तरीके से पेश आना चाहिए और कोई भी कानून जो है तोड़ करके किसी के साथ में जो है गलत नहीं करना चाहिए। यही जो है आपको मेडिको लीगल एस्पेक्ट समझाता है। What is the importance of medico legal aspect? So first important there is the protect the patient right. पेशेंट के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ। आप जो है डॉक्टर हो सकते हैं, आप जो है बहुत बड़े मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हो सकते हैं, आप जो है नर्स हो सकते हैं, चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट हो सकते हैं, आप जो है और किसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में बड़े पद पर कार्यरत हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम सब जो है वो किसके लिए बने हैं? पेशेंट के सेवा के लिए, पेशेंट को सही करने के लिए, पेशेंट को डिजीज कंडीशन से बाहर लाने के लिए। तो जब भी पेशेंटों के अधिकारों का हनन होगा तो इसका मतलब है कि आप जो है मेडिको लीगल एस्पेक्ट पर खरे नहीं उतर रहे हैं, आप जो है कहीं न कहीं कानूनी रूप से कानून तोड़ रहे हैं और फिर वो जो है आपको समस्या में डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो कानून है या ये जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है वो सिर्फ डॉक्टरों को ही अधिकार देता है या नर्स या पेशेंटों को ही अधिकार देता है, ये दोनों को अधिकार देता है। मैंने कहा ना, हमारे देश में जीने वाला हर एक प्राणी को स्वतंत्रता से जीने का, अपनी जान की रक्षा करने का, स्वतंत्रता बोलने का जो है ये ऐसे अधिकार संविधान देता है। तो वाजिब सी बात है वही संविधान जो है यहाँ पर इन डॉक्टर्स को भी जो है अपने अधिकार देता है और पेशेंट को भी अपने अधिकार देता है। किसी पेशेंट के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, पेशेंट के राइट्स का, पेशेंट के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। पहला तो इसका यही इम्पोर्टेंस हो गया। दूसरा जो है डॉक्टर हो चाहे नर्सेज हो, वो कानूनी रूप से जो सही तरीके से जो वो कुछ करने के लिए एबल हैं, वही कानून के अंतर्गत ही अपना जो है सारा काम करेंगे। कानून तोड़ करके आप जो है कोई काम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपको जो है फिर प्रॉब्लम होने वाली है। एथिकल और लॉफुल प्रैक्टिस, जब भी आप एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स जब आप कहीं प्रैक्टिस करेंगे, अपना काम करेंगे, तो आप ध्यान रहें कि कानून जो चीज़ों की सलाह देता है या लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार जो आपको करना चाहिए वही करें, किसी के नैतिक अधिकारों का हनन नहीं करें, अपनी नैतिकता को आप खुद समझें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो आप डेटा लिख रहे हैं अपनी जो फाइल है, जो पेशेंट की फ़ाइल है,
या आप जो है किसी पेशेंट की फ़ाइल में जो है डॉक्टर नोट्स डाल रहे हैं, नर्सेज नोट्स डाल रहे हैं, ट्रीटमेंट चार्ट हैं, या फिर और चीफ कंप्लेन ऑफ द पेशेंट है, जो भी आप उस फाइल में लिख रहे हैं, ध्यान रहें ये जो फाइल के अंतर्गत आप लिख रहे हैं ये डाटा फ्यूचर में कभी भी किसी भी कोर्ट के माध्यम से जो है एज ए इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, एज ए रिकॉर्ड के तौर पर, एज ए एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ध्यान रहे उसमें आप जो भी लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ पेशेंट को है ही नहीं वो आपने लिख दी, जो नहीं देनी चाहिए थी वो दवाइयाँ भी आप दे रहे हैं। वो अगर ऐसा पाए गए तो फिर आप पर भी जो है कार्रवाई होने वाली है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि कोर्ट जो है आपकी फ़ाइल को कभी भी फ्यूचर में जो है इन्वेस्टिगेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। आपने पहले भी एक टॉपिक जो है रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। रिकॉर्ड और रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हॉस्पिटल में जो फाइलें बनती है वो 10 साल तक आपके रिकॉर्ड को सेव रखते हैं, क्योंकि उनका जो है कहीं भी जो है फ्यूचर में जो है इस्तेमाल हो सकता है। तो हर कोई हॉस्पिटल जो है उस डाटा को सेव करके रखता है, फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़े या फिर कोर्ट वगैरह कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी एविडेंस के तौर पर ज़रूरत पड़े तो आपको देनी होती है, और वो रिकॉर्ड जो है मान्य होता है। इसलिए उस रिकॉर्ड में लिखी गई सारी चीज़ें भी जो है सही होनी चाहिए। प्रमोट प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, ये आप जो है अगर सही तरीके से कानूनी रूप से सही सिद्धांतों पर चल करके अगर अपने काम को अंजाम देते हैं तो वाजिब सी बात है आपकी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन जो है, कोई भी प्रोफेशन हुआ, प्रोफेशन जो है वो सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया है। और जब आप सिद्धांतों के आधार पर काम करेंगे, कानून का बिना उल्लंघन किए हुए काम करेंगे, तो वाजिब सी बात है फिर आपका प्रोफेशन का भी नाम ऊंचा होने वाला है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिको लीगल एस्पेक्ट। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द मेडिको लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, उनके जो है मेडिको लीगल कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में कानूनी रूप से वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ बनती है। जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा करके आप अपने काम को अंजाम दें। लेकिन आप जो है कानून तोड़ेंगे तो फिर आप समस्या में फंसने वाले हैं। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ड्यूटी केयर। भैया वाजिब सी बात है, आप जो है पेशेंट के लिए बने हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्सेज हो, तो पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी ड्यूटी है आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, पेशेंट को केयर दें। सबसे पहली ड्यूटी यही है। लेकिन ध्यान रहें, सांप के निकल जाने के बाद में उसकी जो निकली हुई जो जगह है, जो साइन है, जो लीकटी है, उसको कूटते रहो, कोई मतलब वाली बात नहीं। टाइम पे सब चीज़ें होनी चाहिए। जिस टाइम पर पेशेंट को ज़रूरत थी, अगर आपने उस टाइम पर उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं किया तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसलिए प्रॉपर टाइम पर वो चीज़ होनी चाहिए जो पेशेंट को चाहिए थी। साथ ही साथ आप जो है वो कोई भी इल्लीगल काम, गैर कानूनी काम अपनी ड्यूटी के दौरान नहीं करेंगे, पेशेंट के अधिकारों का ध्यान रखेंगे। और आप जो कोई इमरजेंसी की केयर की ज़रूरत किसी पेशेंट को है, तो आप ऐसा नहीं है कि सोचने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप तमाशे देख रहे हैं कि भाई ये करेगा, वो करेगा, ये आएगा, वो आएगा, ये करेगा जब ये करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी तो जो है, इमरजेंसी जो है बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले कंडीशन, यू इमीडिएटली प्रोवाइड द इमरजेंसी केयर टू द पेशेंट। देन सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स जो है बनती है कंसेंट। आपने कंसेंट का सुना होगा। कलम जो है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, और कलम से ही जो है वो देश चल रहा है, इस बात को आप नहीं भूलें। तो ये कलम से जो चीज़ें लिखी जाती है सोच समझ करके लिखें। आपकी दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो पहला तो आपने ड्यूटी केयर, आपका केयर देना जो है कर्तव्य है ही, ट्रीटमेंट करना पेशेंट का कर्तव्य है ही, इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट करना पेशेंट का आपका कर्तव्य है ही। लेकिन दूसरा जो कर्तव्य आता है वो होता है कंसेंट। आप जो है कंसेंट मतलब सिग्नेचर, हर एक चीज़ की अनुमति जो है पेशेंट से लें। भले ही आप पेशेंट के साथ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है उसको भी मेंटेन, डॉक्यूमेंटेशन को भी मेंटेन करके रखना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आपने पेशेंट के ऊपर काम किया है, वाजिब सी बात है, पेशेंट ने देखा है, पेशेंट का इलाज हुआ है और आपने देखा है।
लेकिन अगर उसकी फ़ाइल नहीं होगी, उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका रिपोर्ट नहीं होगा, तो वो लिखित में चीज़ें दर्ज नहीं हैं। और जब चीज़ें लिखित में दर्ज नहीं है तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी रिकॉर्ड जो है वहाँ पर आपके पास में है नहीं। तो अगर कोई आगे आता है, पूछता है, तो आप उसे कैसे दिखाएंगे? इसलिए कंसंट, कंसंट का मतलब जब भी आप किसी पेशेंट के साथ में कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उससे पहले आप पेशेंट से, पेशेंट के अटेंडरों से कंसंट लेंगे। कंसंट का मतलब सिग्नेचर करवाएंगे, उनसे जो है आप अनुमति लेंगे लिखित में कि भाई मैं ये जो है प्रोसीजर आप पे करने जा रहा हूँ, इस प्रोसीजर को इसलिए करना ज़रूरी है, अगर नहीं करूँगा तो इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाऊँगा, क्या आप इसकी अनुमति देते हैं? तो वो उस पे सिग्नेचर करेगा, या पढ़ा लिखा नहीं है तो अंगूठा लगाएगा, वो होश में नहीं है तो उसके अटेंडर करेंगे, वो छोटा बच्चा है समझदार नहीं है तो उसके माता पिता करेंगे, लेकिन कोई न कोई उस पे जो है अपनी अनुमति देगा, ताकि आप फ्यूचर में जो है कहीं किसी समस्या में नहीं फंसें। आगे जो है कुछ टाइप्स दे रखे हैं कंसेंट के। कंसेंट जो है 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज़ द इम्प्लाइड कंसेंट। रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आप पेशेंट की हामी भरने पर जो है ये चीज़ें कर सकते हैं, ये सिग्नेचर करवा सकते हैं। एक्सप्रेस कंसेंट, कभी कभार जो है कंसेंट जो है वो ओरल के माध्यम से भी पेशेंट ने कह दिया हाँ भाई कर दो, या फिर रिटर्न भी जो है हो सकता है, एक्सप्रेस कंसेंट कहलाता है। थर्ड जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो थोड़ा सा मतलब आप ये मान करके चलें कि पेशेंट को जो हम प्रोसीजर, जो हम एग्जामिनेशन जो कुछ करने जा रहे हैं, उसके रिस्क क्या है, जोखिम क्या है, और उसका जो है फ़ायदा क्या है, और ऐसा वैसा भी उस दौरान हो सकता है, तो ये भी आप पेशेंट को बता करके चलें। डॉक्टर जो है, नर्सेज जो है, वैसे तो वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन फिर भी आप ये नहीं भूलें कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती है, और हर बार जो है हमारा कोई किया हुआ काम 100% सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार हालात वैसे नहीं होते, कभी कभार पेशेंट के हालात वैसे नहीं होते, कभी कभार केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो हर सर्जरी सक्सेसफुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप ये मान करके चलें कि पेशेंट को उस प्रोसीजर से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, कुछ क्या ऐसा इधर उधर भी हो सकता है, तो वो आप उसे पहले ही बता दें, ठीक है ना। रिस्क की काम तो वैसे है ही, लेकिन आप ये मान करके चलें कि कंसंट वगैरह लेने से जो है वो आप अपना 100% दीजिए, आप जो है अपनी पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन फिर भी जो है ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर से ही जो है सृष्टि चल रही है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है केस किस तरफ जाएगा ये हमें मालूम नहीं है, इसके लिए कंसेंट होना ज़रूरी है। लास्ट जो कंसेंट का टाइप आता है वो आता है प्रॉक्सी कंसेंट। प्रॉक्सी कंसेंट आप जानते हैं, प्रॉक्सी कंसेंट में ऐसे पेशेंटों का कंसेंट लिया जाता है, ऐसे पेशेंटों की अनुमति ली जाती है जो पेशेंट बेहोश हो, या थोड़े से साइकेट्रिक हो, मानसिक रूप से सही नहीं हो, या बच्चे हों। ऐसे केस के दौरान जो है आप ये मान करके चले, जब पेशेंट बेहोश है, वो खुद नहीं कह सकता कि मेरे साथ में आप ये करें वो करें, तो उसके जो सबसे क्लोज अटेंडर हैं, हो सकता है उसकी पत्नी हो सकता है, या फीमेल है तो उसका हस्बैंड हो, या उसके माता पिता हो, या फिर कोई और जो उसका क्लोज फैमिली मेम्बर है, वो इस चीज़ की अनुमति देगा, और वही जो है इस चीज़ पर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा बच्चों, ठीक है। ट्रीटमेंट विदाउट कंसेंट, आप जो है बिना किसी कंसेंट के जो है अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर आपको जो है किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इमरजेंसी में जब पेशेंट आपके पास में आया है और उसकी जान जो है जाने की संभावना है, तो उस दौरान आप कंसेंट लेने के लिए नहीं बैठें। आप जो है इमीडिएट जो है पहले पेशेंट को क्या करें, इमरजेंसी के दौरान तो सबसे पहले पेशेंट को आप क्या करें, उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट करें, उसके बाद में जो है आप कंसेंट वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी तीसरी, फर्स्ट इज़ द ड्यूटी केयर, सेकंड इज़ द कंसेंट, एंड थर्ड इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी। आपकी एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स एक और जिम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और बनती है कि आप जो है पेशेंट के डाटा को कभी भी क्या नहीं करेंगे, बिना पेशेंट की अनुमति के उसका ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। आजकल जो है लोगों को बातचीत पचती नहीं है, इधर से सुना उधर लगा दिया, और दो की चार लगाते हैं बेवकूफ़ आजकल के, है ना। तो मतलब आप, ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी, या फिर पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी निकल गई उसकी किस्मत ख़राब होने की वजह से, जो बीमारी बहुत मतलब घिन्नता भरी नज़रों से जो है समाज में देखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए उसे HIV एड्स निकल गया,
तो आप जो है उसका ढिंढोरा नहीं पीटें, क्योंकि पेशेंट की अपनी जो है इज्जत होती है, पेशेंट की भी जो है कुछ वो अपनी वो होती है तो उसे कॉन्फिडेंशियल रखें। मतलब आप जो है पेशेंट के किसी भी सूचना को, पेशेंट से संबंधित किसी भी जानकारी को पेशेंट की अनुमति के बिना आप क्या नहीं करेंगे, उसे ढिंढोरा नहीं पीटेंगे या फिर किसी को नहीं बताएंगे। क्योंकि पेशेंट से पूछे बिना, पेशेंट से ही पूछेंगे आप कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, पहले तो क्या मैं आपको अटेंडरों को बता सकता हूँ, अगर वो अनुमति देता है तो ही आप बताएंगे। अच्छा, ये पेशेंट से संबंधित चीज़ें जो है आप वैसे भी और भी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि जब नियम के अनुसार कानून के द्वारा किसी कोर्ट के द्वारा जब ये डिटेल मांगी जाए तो वहाँ आप दे सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद में, जब आपके पास में कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो ही आप ये चीज़ें कोर्ट को देंगे, वरना ऐसे ही किसी अरे गहरे को मांगने पर आप जो है ये डिटेल डाटा नहीं देंगे। नोटिफाइबल डिजीज़, अगर कोई ऐसी बीमारी उस पेशेंट को हो गई है जो आज के समस्या में है ही नहीं और वो कुछ नया हुआ है, तो भी आप पेशेंट की अनुमति के बिना उसको बताएंगे नहीं। ये पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला है। पेशेंट अगर परमिशन देता है तो फिर आप बता सकते हैं, लेकिन पेशेंट की अनुमति के बिना नहीं, क्योंकि पेशेंट के अपने खुद की प्राइवेसी होती है, खुद के अपने अधिकार होते हैं, तो उनका हनन नहीं होना चाहिए। फोर्थ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स आपकी, वो फोर्थ होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड। जब भी आप हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जब भी आप डॉक्टर नोट्स, नर्सेज नोट्स फाइल के अंदर डाल रहे हैं, जब भी आप कोई भी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं या फिर आप उन मेडिसिन्स को पेशेंट के लगा रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड जो है एक्यूरेट मेंटेन किया हुआ होना चाहिए। और ये रिकॉर्ड जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी रूप से इसे सही माना जाएगा, आगे की इन्वेस्टिगेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको कोर्ट मानता है। इसलिए जो है आप इसमें कुछ भी गलत सलत उल्टी सीधी जानकारियां नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको भी जो है जेल जाना पड़ सकता है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करेंगे तो आगे चल कर के हो सकता है किसी निर्दोष को जो है वो सज़ा मिल जाए और क्रिमिनल जो है वो छूट जाए। तो इसलिए जो है आप अपने डाटा को इतने अच्छे से तैयार करेंगे कि आगे चल कर के वो जो है किसी के डिफेंस में काम आ सकें। इसके अंदर आपके एडमिशन के नोट्स आते हैं, भर्ती करने के दौरान पेशेंट ने क्या कहा, कंसेंट फॉर्म, ट्रीटमेंट चार्ट, डिस्चार्ज समरीज, ये सारी चीज़ें आती हैं। पाँचवें जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है या फिर जो आपको देखने को मिलता है वो होता है नेग्लिजेंस। आप जो है अपनी ड्यूटियों को नज़रअंदाज नहीं करें। आपकी अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अपनी जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, अगर आप उनके साथ में गलत करेंगे, अगर आप जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही नहीं निभाएंगे, तो वाजिब सी बात है आगे चल कर के आप समस्याओं में फंसने वाले हैं, क्योंकि आप अपने काम को करने में फेल नहीं हो सकते। आप जो है केयर प्रदान करने के दौरान स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो करेंगे, ताकि पेशेंट को कोई नुकसान नहीं हो। अगर आप पेशेंट के किसी भी नुकसान का कारण बनते हैं तो आप पर भी जो है कार्रवाई होएगी। तो आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से समझें, आपकी ड्यूटी केयर करना है, ट्रीटमेंट देना, उसको अच्छे से समझें, अपनी ड्यूटी से भागे नहीं, अपनी ड्यूटी में लापरवाही नहीं करें। आपकी वजह से पेशेंट को कोई इंजरी, कोई चोट बिना मतलब बिना कारण के नहीं होनी चाहिए। आप जो है पेशेंट जो है मतलब उस पेशेंट को कोई ऐसी चोट नहीं होनी चाहिए, ऐसी इंजरी नहीं होनी चाहिए आपकी वजह से जो डायरेक्ट ये रिलेशनशिप कर रही हो कि भाई ये इंजरी आपकी गलती की वजह से हुई है। अगर आप मान लीजिए पेशेंट कोई बेड पर जो है सो रहा है, आपने रेलिंग नहीं लगाई, पेशेंट गिर गया, तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आप रेलिंग लगा सकते थे। साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको रोक सकते थे, बांध सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर वाजिब सी बात है वो फिर आप पे जो है फॉल्ट हो जाता है। गलत दवाइयाँ दे देते हैं कभी कभार, रॉन्ग मेडिकेशन, तो ये भी आपकी ड्यूटी फेलियर की निशानी, इस पर भी आप पर जो है कार्रवाई होगी। फेलियर टू मॉनिटर पेशेंट, आप पेशेंट को कुछ और है और आप कुछ और ही चीज़ समझ करके उसका इलाज कर रहे हैं। मॉनिटर करें पेशेंट को अच्छे से और पेशेंट की समस्याओं को इग्नोर नहीं करें। सारी रात वार्ड में पेशेंट चिल्ला रहा है, डॉक्टर साहब, मैडम, नर्स, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, आप सुन ही नहीं रहे। पेशेंट की कंप्लेन को इग्नोर नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ड्यूटी को नेग्लिजेंस कर रहे हैं और ये जो है फिर आपकी जो है समस्या का कारण बनेगा आगे। सिक्स जो आता है वो आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आप जो है अपने नैतिकता के आधार पर जो आपके प्रोफेशन के अंतर्गत जो कुछ नियम से कुछ कायदे हैं उनको जो है फॉलो करें। अगर आप उनको तोड़ते हैं तो फिर आप पर भी कार्रवाई होगी। अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं,
आपको रजिस्टर्ड मेडिकल पर्सन का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, आपको रजिस्टर्ड नर्स का नहीं मिला है, आपको रजिस्टर्ड फार्मेसी खोलने का लाइसेंस नहीं है, बिना उसके भी जो है आप काम कर रहे हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। फॉल्स सर्टिफिकेट, झूठे सर्टिफिकेट बिना करके किसी को गुमराह करने से भी आप पे जो है कार्रवाई हो सकती है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, आप जो है ऐसी कोई गलत चीज़ें जो है करते हैं, पेशेंटों के साथ में कुछ गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं, तब भी आप पर जो है कार्रवाई होगी। और इल्लीगल पेमेंट, किसी से 200 की चीज़, आपने 200 की दवाइयाँ उसको दी है, उसके 500 रुपये बना रहे हैं, 150 रुपये की जांच थी, उसके 500 रुपये ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी फिर जो है आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो है आपकी जो है कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको अगर आप अच्छे से निभाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, कानून तोड़ेंगे तो फिर सभी का नंबर आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में आता है बच्चों, वो आता है मेडिको लीगल केसेज। MLC आपने हॉस्पिटल में जब ड्यूटी करी होगी, हॉस्पिटल में जब आप ड्यूटी करते होंगे तो आप कई फाइलों पर जो है एक मोहर लगी हुई देखते होंगे और उसमें बीच में लिखा होता है MLC, मतलब मेडिको लीगल केस। ऐसा केस है जिसमें पुलिस इंटरफेयर करेगी या पुलिस का आना ज़रूरी है। वाजिब सी बात है, वैसे तो पुलिस जो है बिना बुलाए नहीं आती है, या फिर पुलिस जो है बिना मतलब में किसी को परेशान नहीं करती है, नहीं करना चाहिए। अब करती है नहीं करती है आप सब देख रहे हैं, आप सब अच्छे से शिक्षित हैं, समझदार हैं, लेकिन बिना मतलब के तो पुलिस नहीं आती है। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कोई दुर्घटना का केस, एक्सीडेंट हो गया, उसमें पुलिस का आना बहुत ज़रूरी है और पुलिस आती भी है। या फिर कोई पेशेंट ने सुसाइड करने का प्रयास किया है, आत्महत्या करने का प्रयास किया है, बर्न का केस है या सुसाइडल केस है, पुलिस आएगी उसमें, वाजिब सी बात है। या फिर कोई असोल्ट वाला केस है, असोल्ट वाला मतलब किसी के साथ में मारा पीटी हुई है, आपस में लड़ाइयाँ हुई है, किसी ने किसी को पीट दिया है, तो ऐसे केस में भी पुलिस आएगी। तो पुलिस जो है, या फिर किसी के साथ में यौन उत्पीड़न होना, ऐसी जो है केसेज में भी जो है पुलिस आएगी। तो ये पुलिस जो है वो कानूनी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए आ रही है, ना कि आपको डराने के लिए, ठीक है ना। पुलिस जो है उसका आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है चीज़ें ऐसी हुई है, किसी के साथ में मारापीट हुई है तो आप उस पेशेंट को देख तो लेंगे और उसे इमरजेंसी केयर तो दे देंगे, लेकिन वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मारापीटी हुई है तो वाजिब सी बात है किसी न किसी ने जो है उसके साथ में कुछ न कुछ गलत करने का प्रयास किया है, तो वहाँ क्राइम हो जाता है। किसी ने जो है सुसाइड करने का प्रयास किया है तो वो भी एक क्राइम है। सुसाइड करने वाला व्यक्ति तो मर जाता है या चला जाता है दुनिया से, लेकिन उसके पीछे कोई न कोई कारण तो होता है ना जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है। बर्न, जला हुआ पेशेंट, या फिर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में भी कभी कभार क्या होती है कि कई जो है, हो सकता है, वैसे तो इंसान है, हम कह रहे हैं कि इंसानों से गलतियां हो सकती है, इतनी भीड़ भाड़ वाली रोड पर साधन चलते हैं तो गलती से किसी के लग गया, लग जाने के बाद में वो एक्सीडेंटल केस हो गया, हॉस्पिटल दिखाने आया, तो हॉस्पिटल जब अब दिखा रहे हैं तो हॉस्पिटल में जो है पुलिस को इसलिए बुलाना ज़रूरी है कि नॉर्मली अगर लगा है तो समझौता हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन हो सकता है किसी ने जो है किसी को टक्कर दे करके और उसकी जान लेने का प्रयास किया गया हो, तो फिर वहाँ जो है मामला गंभीर हो जाता है, इसलिए वहाँ पर पुलिस का इंटरफेयर करना ज़रूरी है। तो मेडिको लीगल केस, जिस भी फाइल पर आपको डॉक्टर एज ए नर्स हॉस्पिटल में काम करने के दौरान MLC लिखा हुआ मिले, इसका मतलब ये है कि वो मेडिको लीगल केस हैं। ऐसा केस हैं जो या तो किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण हुआ है, या फिर पॉइज़न वगैरह, जहर वगैरह खा लिया है उसके कारण हुआ है, सुसाइड करने का प्रयास किया उसके कारण हुआ है, जल गया उसके कारण हुआ है, असोल्ट मारा पीटी के कारण हुआ है, सुसाइड अटैम्प्ट आत्महत्या का प्रयास, यौन उत्पीड़न, ऐसी जो चीज़ों के कारण अगर होता है, या फिर कभी कभार ऐसा भी कि पेशेंट जो है वो बेहोश है, अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस जो पेशेंट है वो पेशेंट जो है मतलब उसका पता ही नहीं है, उसको कोई हॉस्पिटल जो है कोई और लेकर के आया है और वो अनकॉन्शियस पेशेंट जो है, तो ऐसे भी जो है हालात में आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। या फिर आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आया और उसकी तुरंत मौत हो गई, और आपको लग रहा है कि इसकी मौत के पीछे जो है सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज है, कुछ सस्पेंस सा क्रिएट लग रहा है आपको, तो फिर उसके लिए भी जो है पुलिस का उसमें इंटरफेयर करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे केस जो मतलब क्राइम की तरह होते हैं और वो हॉस्पिटल में अगर आते हैं तो हॉस्पिटल में उनको देखने से पहले या उनको इमरजेंसी केयर देने के बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करना
ज़रूरी हो जाता है, उसे हम मेडिको लीगल केस कहते हैं। ड्यूटीज़ इन मेडिको लीगल केसेज में आपकी क्या ड्यूटी है? फर्स्टली तो यही ड्यूटी है कि आप जो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो तुरंत प्रदान करें, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। बाद में उसके केस मुकदमे चलते रहेंगे, लेकिन पहले उस पेशेंट की जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जान बचाना चाहिए, उसके बाद में आप फॉर्म भरवाते रहो। MBBS का आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी आपने। अब उसमें वो जब केस आता है तो वो कहता है कि साहब पहले इमरजेंसी में अगर कोई केस आता है तो उसका फॉर्म भरवाना ज़रूरी है क्या? तो वैसे देखा जाए, कानूनी रूप से देखा जाए तो फॉर्म भरवाना भी ज़रूरी है, लेकिन मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी ये कहता है कि पहले भाई आप पेशेंट को अगर लग रहा है ना कि इमरजेंसी जैसे हालात है, जान जाने जैसी संभावना है, तो पहले उसको आप इमरजेंसी केयर दें, उसके बाद में फ़ॉर्म भरवा लीजिए। पर फॉर्म भरवाना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरवाएंगे तो फिर आप फंसेंगे। और इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना, फॉर्म भरवाना ये बाद में ज़रूरी, लेकिन पहले उसको इमरजेंसी केयर देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इमीडिएट ट्रीटमेंट फर्स्टली प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, सेकंड इज़ द इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या पुलिस अथॉरिटीज़ दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इन दिस हॉस्पिटल इन दिस एरिया। सो फर्स्टली कॉल, सेकेंडली कॉल टू द पुलिस। थर्ड इज़ द मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखना ज़रूरी है, बिकॉज पुलिस जब आएगी, पुलिस आकर के फर्स्टली जो है आपसे पूछेगी कि नहीं पूछेगी, लेकिन फाइलें जो है आगे चल कर के कोर्ट में जा सकती है कि ये पेशेंट किस चीज़ के साथ में भर्ती था, किस डॉक्टर ने इसको देखा, क्या समस्या थी इसको। और ये जो रिपोर्ट हैं ये सही बनाना इसलिए ज़रूरी है कि गवाही के तौर पर आगे डॉक्टर और नर्सेज को भी वहाँ कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है, क्योंकि जब किसी पेशेंट के साथ में न्याय करना हो तो उससे जुड़े हुए सारे जो विक्टिम्स हैं उनको हॉस्पिटल सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता है या कोर्ट में बुलाया जाता है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर डॉक्टर को, नर्सेज को वो फाइल को एज ए एविडेंस, एज ए गवाह के तौर पर जो है उसका जो है क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, रिकॉर्ड को सही मेंटेन करके रखें, उस एविडेंस को भी जो है, उस सबूत को भी जो है बचा करके रखें आप। जो ब्लड के छींटे हैं, कुछ सैंपल्स हैं, उसके जो कपड़े हैं, ये जो है आगे चल कर के क्राइम जो ब्रांच है उसमें जो है ये एविडेंस का काम करेंगे, सबूत का काम करेंगे। तो ऐसे सबूतों को आप बचा करके रखें। कोई भी झूठा सर्टिफिकेट किसी को जारी नहीं करें, अगर ऐसा करते हैं तो आप भी फंसेंगे। मेडिको लीगल केसेज में जो है कई सारी धाराएं हमारे कानून के अंतर्गत, हमारे संविधान के अंतर्गत जो है बनी हुई है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप पर ये विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न श्रेणियों में आप पर केस दर्ज हो सकता है। इंडियन पेनल कोड IPC धारा जितने के भी तहत आप जैसा भी क्राइम करेंगे उसके तहत आप पर जो है केस होगा, आपको सज़ा मिलेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी जो है आपको सज़ा मिल सकती है जब आप धोखाधड़ी करते हैं किसी के साथ में, लेन देन में, इतने पैसे की चीज़ को इतने में बेचते हैं। मेडिकल काउंसिल एक्ट आप पर लग सकता है, नर्सिंग काउंसिल एक्ट आप पर लग सकता है, क्योंकि नर्सिंग मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है आप पर लग सकता है अगर आप बिना लाइसेंस के, बिना किसी डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप पर जो है। इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब सबूतों के तहत जो है, ये सबूतों को मान लो किसी ने जो है किसी सबूत मिटाने का प्रयास किया है एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, तो वहाँ पर भी आप पर कई सारी धाराएं लग सकती है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये भी आप पर लग सकता है अगर आप कानून तोड़ते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के केसेस, विभिन्न प्रकार की धाराओं के तहत आप पर लग सकते हैं अगर आप उसको जो है सही नहीं करते। नेक्स्ट, मेडिको लीगल केसेज। मेडिको लीगल केसेज में वाजिब सी बात है कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। उसमें जो है डॉक्टर के ऑर्डर को फॉलो करना, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब पेशेंट की जो एक प्रकार से प्राइवेसी है उसको भंग करने का नहीं प्रयास करें। कॉन्फिडेंशियलिटी बना करके रखें, पेशेंट से संबंधित जानकारी को लीक नहीं करें। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार रखें आप। और कंसेंट लेना पेशेंट का बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रैक्टिस को जो है आप सही तरीके से करें। कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स जो कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ऑटोनॉमी। आपने देखा होगा कभी कभार जो है पेशेंट का पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है, तो पोस्टमार्टम जो है वो ऐसे ही नहीं किया जाता। जब भी वो केस आपको किसी क्रिमिनल दृष्टि से जब जुड़ा हुआ होता है, जब उसमें पुलिस इंटरफेयर करती है, तब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करके ये पता लगाया जाता है कि भाई इस व्यक्ति की मौत जो है किस कारण हुई है।
तो पोस्टमार्टम में उस चीज़ों को जांच किया जाता है, उसके ऑर्गन्स की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जांच की जाती है कि भाई इसने कुछ खा करके जो है अपनी जान दी है या किसी की चोट की वजह से इसकी मृत्यु हुई है या फिर और किसी कारण से मृत्यु हुई है, वो पोस्टमार्टम में पता लगाया जाता है। आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करेंगे, आप ये ध्यान रखें। आप जो है वो किसी की कमज़ोरी को जो है अपनी मजबूती नहीं समझेंगे। आप जो है किसी भी पेशेंट के साथ में अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ में न्याय करेंगे। ये जो है कुछ चीज़ें आपको बताता है। लास्ट में कॉन्क्लूज़न जो है क्या निकलता है बच्चों, कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये गाइड करता है कि अपने एथिक्स को, अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए आपको कानूनन रूप से जो अनुमति मिली हुई है उसी कानून के तहत अपनी प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। अगर आप उसमें कहीं भी गड़बड़ पाए जाते हैं या आपकी वजह से कोई रिकॉर्ड और रिपोर्ट बिगड़ता है, किसी के साथ में गलत होता है, पेशेंट के अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसे केस में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आप पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए ना तो कानून तोड़ें और ना कानून तोड़ने दें, ना खुद के अधिकारों का हनन होने दें, ना किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करें। तो यही जो है आपको ये सिखाता है। तो आज बच्चों अपन ने पढ़ा मेडिको लीगल एस्पेक्ट, मेडिको लीगल केसेस, एमएलसी। जब भी चिकित्सा के क्षेत्र में कोई ऐसा केस वगैरह आता है जो किसी दुर्घटना के कारण हुआ हो, एक्सीडेंट के कारण हुआ हो, सुसाइडल हो, पॉइजनिंग हो, असॉल्ट हो, यौन उत्पीड़न वाला हो, तो ऐसे केस में जो है पुलिस का इंटरफेयर करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बारे में आज अपन ने पढ़ा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें और बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, देखते रहिए महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और जो है आगे नया टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।